अमर बेल। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जुनैद ने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। आप ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछें, अलीजा ने नाराज़ी से कहा। क्या तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है? जुनैद ने उसे बगौर देखते हुए पूछा। नहीं, अलीजा ने दो टोक लहजे में कहा। मेरी फैमिली सिर्फ मेरी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली सिर्फ आपकी फैमिली है। क्या मैंने आपको कभी आपकी फैमिली के बारे में कोई मशवरा देने की कोशिश की है? मैंने कभी किसी चीज़ को आप पर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। मैंने भी तुम पर कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश नहीं की, जुनैद ने उसकी बात काटते हुए कहा। गलत बयानी मत करें, अलीजा ने तुर्शी से कहा। क्या गलत बयानी कर रहा हूँ मैं? क्या मैंने तुम पर कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की है? वो अब बरहम नजर आ रहा था। पिछले आध घंटे से आप और क्या कर रहे हैं? अलीजा ने उकड़े अंदाज में कहा। जुनैद दम बहुत उसे देखता रहा। क्या इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप पर? यह वजाहत करना पसंद फरमाएंगी? उसने कहा। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, आप बस मुझे घर छोड़ आएं, अलीजा ने उसी अंदाज में कहा। मगर मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ, गलत बयानी करता हूँ, अपनी बात तुम पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे इल्ज़ामात लगाने के बाद तुम सिर्फ ये कहकर तो यहाँ से नहीं जा सकती कि तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहती। अलीजा ने पहली बार उसे मुश्तैल देखा था। वो बुलंद आवाज़ में बात नहीं कर रहा था, मगर उसके धीमे लहजे की तुर्शी और तलखी कोई भी आसानी से महसूस कर सकता था। रिश्ते खलूस मांगते हैं, वो कदरे नर्म होकर बोला। अलीजा ने बरहम होकर उसे देखा। आप अपनी और मेरी बात कर रहे हैं? वो जवाब देने के बजाय नाराज़ी से उसे देखता रहा। आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस नहीं हूँ, उसने गम गुस्से के आलम में कहा। इतनी जल्दी नतीजे अखज़ मत किया करो अलीजा, मैं अपनी और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जुनैद ने बरहमी से उसकी बात काटी। फिर आप और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं जहाँ मैं मुखलिस नहीं हूँ? मैं तुम्हारी अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप बाहर बैठकर अपने ख़ानदान के साथ मेरी मुखलसी के बारे में अंदाज़े मत लगाएं। वो एक बार फिर मुश्तैल हुई। उनके साथ मेरे ताल्लुक़ को आप समझ सकते हैं, न आपको समझने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत नहीं है मुझे? क्योंकि अब मेरे ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। अभी नहीं हूँ, हो जाऊँगा। नहीं, तब भी नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली है। उनका ताल्लुक़ सिर्फ मुझसे है और आपका ताल्लुक़ भी सिर्फ मुझसे है। आपका और मेरी फैमिली का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही आइंदा कभी बन सकता है। जुनैद ने उसकी बात पर एक गहरा सांस लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलीजा अंदाज़ा कर सकती थी कि वो अपने इश्तिआल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी फैमिली का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा कहा। तुम्हारे नज़दीक नहीं है, दुनिया के नज़दीक है। तुम्हारे कज़न के बारे में इस तरह की खबरें शाया होने से सिर्फ तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन ही ख़राब नहीं होगी, मेरी फैमिली की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। इन स्कैंडल्स का क्या जवाब दूंगा? अलीजा ने उसकी बात काट दी। आप कोई जवाब मत दें, आप सिर्फ ये कह दें कि आप इस ख़ानदान को नहीं जानते, ना उसके साथ आपका ताल्लुक़ है। से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, और वो यकीनन कर लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। कर लेना चाहिए, और अगर मेरी बात पर किसी को यकीन न आए तो मैं क्या करूं? अपना मजाक बनवाऊं या फिर बात करवाने वाले को तुम्हारे सामने भिजवा दूं? वो उसका चेहरा देखने लगी। लोग मेरे झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। आप इस बात को झूठ ना रहने दें। क्या मतलब? ये रिश्ता ख़त्म कर दें, झूठ सच में बदल जाएगा। वो दम बखुद उसे देखता रहा। ऐसा क्यों करूं मैं? वो कुछ देर बाद जैसे भड़क कर बोला। आपको लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसने झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अलीजा ने संजीदगी से कहा। तुम ये रिश्ता ख़त्म करने पर तैयार हो, मगर तुम ये नहीं कर सकती कि अपने दोस्त को ऐसे स्कैंडल्स शाया करने से रोको। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने दो टोक अंदाज में इनकार किया। जिसने जो गलत किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। गलत काम की जो तारीफ तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के पास है, उस पर सिर्फ उम्र पूरा उतरता है, जुनैद ने मुश्तैल होते हुए कहा। सालिया को कहो वो हर रोज़ एक आर्टिकल लिखे, हर रोज़ एक अफसर की इज्जत उछाले। जो काम उमर ने किए हैं वो तो और भी बहुत से कर रहे हैं। फिर उमर जंगीर ही क्यों, भाग्यों के भी नाम दे, अपने ख़ानदान के लोगों के भी नाम दे। उमर से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? वो मेरा कज़न है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मगर आप
जुनैद ने उसकी बात काट दी। वो तुम्हारा कज़न है, मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये याद दिलाना आपका काम नहीं है। आपको उम्र के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों से वो परेशान नहीं होता। ये कारनामे तो सुरखाब के पर हैं जो हर ब्यूरोक्रेट अपने सर पर सजाना फ़ख्र समझता है। आप ख्वामख्वाह अपना सर खपा रहे हैं, अलीज़ा ने सर्द लहरी से कहा। मैं सालिहा से खुद बात करना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूँगा? तुम्हें अगर अपनी फैमिली से दिलचस्पी नहीं है तो मुझे उनकी परवाह करने दो। मेरी फैमिली को आपकी परवाह और दिलचस्पी की ज़रूरत नहीं है। ये पहला स्कैंडल नहीं है जो वो फेस कर रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते, अलीज़ा ने उसी तरह सख्त मेहरी से कहा। और अगर हों तो वो खुद ही हर मसले का हल निकाल लेते हैं, किसी दूसरे को जहमत नहीं देते। और सालिहा जैसे जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जर्नलिस्ट के हाथों परेशान होने वालों में से नहीं है। बेहतर है आप इस सारे मामले से खुद को दूर रखें। इस पर अलीज़ा ने कदरे नरमी से कहा। ये आपका मसला सिरे से है ही नहीं। अंकल अयाज और अब्बास खुद इस मसले को हैंडल कर सकते हैं। बल्कि उमर भी। आप सिर्फ अंकल अयाज और अब्बास को ये बता दें कि सालिया ने मेरे कहने पर ये आर्टिकल नहीं लिखा और ना ही मैं उसके किसी आर्टिकल पर कोई एतराज़ करूँगी। वो मेरी दोस्त ज़रूर है, मगर वो जो चाहे लिख सकती है। उसे मेरे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। अलीज़ा के लहजे की सर्द महरी उसी तरह बरकरार थी। जुनैद कुछ देर होंठ भींचे उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, और अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम मेरे कहने पर सालिया से बात करो और उससे कहो कि वो। लीज़ा ने जुनैद को बात मुकम्मल करने नहीं दी। तो मैं आपसे माजरत कर लूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी, चाहे आप कहें चाहे कोई और। जुनैद कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी और उसे पार्किंग से बाहर ले आया। वापसी का सारा सफ़र बड़ी खामोशी से तय हुआ था। गाड़ी की फिजा में कशीदगी महसूस की जा सकती थी। अलीज़ा के डिप्रेशन में और इजाफा हो चुका था। अब वो पछता रही थी कि उसने जुनैद के साथ आने का फैसला क्यों किया था। वो उसके साथ न आती तो उसके दरमियान ये झगड़ा कभी न होता, ना ही जुनैद का मूड इस तरह ख़राब होता। जुनैद हर बार उसे घर के अंदर छोड़ने जाता था, मगर उस दिन उसने गेट पर ही गाड़ी रोक दी। अलीज़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से उतर गई। उसके उतरते ही जुनैद ने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी को मोड़ लिया। जितनी देर में चौकीदार ने गेट खोला वो वहाँ से जा चुका था। वो सर झटकती हुई अंदर चली आई। नानो लाउंज में ही थी। जुनैद अंदर नहीं आया? उन्होंने उसे देखते ही पूछा। नहीं, उसे कुछ काम था। अलीज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा होगा। तुम्हें क्या हुआ है? नानो ने उसकी कैफियत मिनटों में भांप ली। कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। वो नानो से नज़रें चुराकर लाउंज से निकलने लगी। अलीज़ा, नानो की आवाज़ पर उसने मुड़ कर देखा। जुनैद से तुम्हारा कोई झगड़ा है? नहीं, उसे तवक्को नहीं थी नानो इतनी जल्दी बात की तह तक पहुंच जाएंगी। मैं उसे फ़ोन करती हूँ, नानो फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो बेइख्तियार झुंझलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गई। जुनैद ने हमेशा की तरह रात को उसे फ़ोन नहीं किया। अपने कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेटी काफ़ी देर तक लाशऊरी तौर पर उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही। अगले दिन भी उसका मूड बहुत ख़राब था। ऑफिस जाने को भी जी नहीं चाह रहा था, मगर उस दिन उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। जुनैद को फ़ोन किया था रात को मैंने। नाश्ते की मेज़ पर नानू ने उसे बताया। एक लम्हे के लिए नाश्ते करते हुए उसके हाथ रुके, फिर वो दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। वो तो कह रहा था कि तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ, नानो चाय कप में डालते हुए कह रही थी। वो कह रहा था कि तुम्हारा मूड ख़राब था, शायद ऑफिस की किसी मसरूफियत की वजह से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, अलीज़ा ने सर झटकते हुए कहा। आप ख़वाह परेशान हो रही हैं। आपको उसे फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मूड किस वजह से ख़राब है? नानू ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर उससे पूछा। कोई मूड ख़राब नहीं है मेरा, वो अपनी प्लेट पर झुकते हुए बड़बड़ाई। तो फिर जुनैद ऐसा क्यों कह रहा था? अब ये आप जुनैद से ही पूछ लेती तो बेहतर था। मैं क्या बता सकती हूँ? उसके लहजे में ना चाहते हुए भी कुछ नाराज़गी झलक आई। वो ऑफिस के मसले का जिक्र कर रहा था। क्या तुम वाकई ऑफिस के किसी मसले की वजह से परेशान हो? कोई मसला नहीं है ऑफिस में, बस काम का लोड ज़्यादा है आजकल, इसी वजह से मैं कुछ अपसेट हूँ। उसने नानू को मुतमईन करने की कोशिश की। मैं तुमसे पहले भी कहती आ रही हूँ, तुम जॉब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फुल टाइम जॉब तुम्हारे लिए है ही नहीं।
खुद को भी थकाती हो, दूसरों को भी परेशान करती हो। बेहतर है तुम अपने प्रॉब्लम्स में से जॉब का प्रॉब्लम निकाल दो। नानू ने हमेशा की तरह उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। मैंने तो रात जुनैद से भी कहा कि उसको तुम्हें रोकना चाहिए था इस जॉब से। मेरी तो तुम्हें परवाह नहीं है, शायद उसकी बात मान लो। वो उनकी बात का जवाब देने के बजाय टेबल से उठ गई। अब तुम फिर ऑफिस जा रही हो। अगर ज़्यादा काम की वजह से परेशान हो तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आराम करो, ताकि तुम कुछ रिलैक्स तो हो सको। नानू ने उसे उठते देखकर टोका। मैं 2 दिन के लिए घर पर रहूँगी, ऑफिस में काम और ज़्यादा हो जाएगा। बेहतर है मैं ऑफिस जाकर सारा काम निपटा लूँ। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है खुद को रिलैक्स करने का। वो कहती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। नानू ने एक गहरी सांस लेकर उसे जाते हुए देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में बड़बड़ाने लगी। उसकी परेशानी अगर नानू से छुपी नहीं रही तो ऑफिस में भी वो दूसरों से अपनी ज़हनी और दिली कैफियत नहीं छुपा सकती थी। सबसे पहले सालिया ने उससे उसका हाल अहवाल पूछा था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने सलाम दुआ करने के बाद पहला सवाल यही किया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीज़ा ने अपनी मेज़ पर पड़े आर्टिकल्स पर अपनी नज़रें जमाते हुए कहा। फिर इतनी संजीदा क्यों नज़र आ रही हो? सालिहा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। काम करने के दौरान मैं हमेशा संजीदा ही नज़र आती हूँ। अलीज़ा ने उसी तरह आर्टिकल्स पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। सुबह तुम्हें ऑफिस में दाखिल होते देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारा मूड ख़राब है, मगर तुम कह रही हो कि सब कुछ ठीक है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, बाकी तो सब कुछ वाकई ही ठीक है। अलीज़ा ने इस बार सर उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे अब भी यकीन नहीं आया। सालिहा ने उसके चेहरे को देखते हुए बेयकीनी से कहा। वो एक ठंडा सांस लेकर एक बार फिर इन आर्टिकल्स पर झुक गई। मैं मदद कर सकती हूँ कुछ? सालिहा ने कुछ देर के बाद कहा। नहीं, अलीज़ा सफ़ात उलटने लगी। फिर सालिहा को इस तरह देखकर नरम आवाज़ में बोली। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? सालिहा कदरे हैरानी से उसे देखते हुए उठ गई। होप यू वॉन्ट माइंड, अलीज़ा ने कहा। इट्स ऑल राइट। सालिहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमरे से निकल गई। अलीज़ा ने उसके बाहर जाते ही अपने सामने पड़े हुए आर्टिकल्स एक तरफ रख दिए। इन आर्टिकल्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इस वक्त उनका सर पैर समझने से कासिर थी। जुनैद इस वक्त उसे ऑफिस में फ़ोन किया करता था। आज उसने फ़ोन नहीं किया था। वो कोशिश के बावजूद उसको अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। पिछली रात उसके साथ होने वाली गुफ्तगू एक बार फिर उसे याद आ रही थी और वो एक बार फिर खफगी की एक लहर अपने अंदर उठती हुई महसूस कर रही थी। आखिर उसे उम्र की खातिर मुझसे लड़ने की क्या ज़रूरत थी? एक ऐसे शख्स की हिमायत करने की जिसे वो बराह रास्त जानता तक नहीं। उसे झुंझलाहट हो रही थी। क्या उसे मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली की फ़िक्र हो सकती है? उसने हाथ में पकड़ा हुआ पेन टेबल पर रख दिया और आखिर उसे मुझसे ये सब बातें करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो झुंझला रही थी। फिर इतनी छोटी सी बात पर वो इस तरह नाराज़ हो गया है और उसका दावा है वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो बहुत मुस्तरब थी। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं उसे फ़ोन कर लूँ? उसे यकदम एक ख्याल आया। मगर मैं उसे फ़ोन क्यों करूँ? नाराज़ वो मुझसे है, मैं तो नहीं। गलत बात उसने की थी, मैंने तो नहीं। मैं एक बार फिर आर्टिकल्स को अपने सामने खींच लिया। मगर इससे बात करके मैं कम से कम इस टेंशन से तो निकल सकती हूँ। उसे एक बार फिर ख्याल आया। लेकिन अगर फ़ोन करने पर उसने एक बार फिर मुझसे वही मुतालबा किया तो उसके दिल में खदशा पैदा हुआ। उसे खुद मुझे फ़ोन करना चाहिए। मैं उसे फ़ोन क्यों करूं? उसे एहसास होना चाहिए अपनी गलती का। अलीज़ा ने एक बार फिर अपना इरादा बदल दिया। सालिहा इस दिन बहुत खुश थी। उसके आर्टिकल पर मिलने वाला रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। शायद वो अलीज़ा से इस रिस्पॉन्स को ही डिस्कस करना चाहती थी, मगर अलीज़ा के ख़राब मूड ने उसे कतरे हैरान कर दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अलीज़ा का मूड इस तरह ख़राब हो। वो आमतौर पर खुशगवार मूड में रहा करती थी। 3-4 बजे के करीब सालिहा एक बार फिर अलीज़ा के कमरे में आ गई। तुम्हारा मूड कुछ ठीक हुआ? उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। अलीज़ा इस बार उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, ठीक हो गया, खुदा का शुक्र है, वरना मैं सोच रही थी कि शायद तुम आज सारा दिन ही इसी तरह मुंह लटकाए फिरोगी। सालिहा ने एक गहरी सांस लेकर कुर्सी खींच ली। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है? तकरीबन ख़त्म हो गया है, अलीज़ा ने उसकी बात का जवाब दिया। चलो अच्छा है, कुछ देर गपशप तो कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। सालिहा इत्मीनान से बोली। मुझे लगता है आज तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, अलीज़ा मुस्कुराई। हाँ वाकई, आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है।
एक फंक्शन की कवरेज करनी थी, वो मैं कर आई हूँ। चंद छोटे मोटे दूसरे काम थे, वो भी कर चुकी हूँ, इसलिए आज मेरी कोई और मसरूफियत नहीं है। यानी रावी चैन ही चैन लिखता है तुम्हारे लिए, अलीज़ा ने तबसरा किया। कह सकती हो, कम अज़ कम आज तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। वो 2 दिन से तो वैसे भी मैं तारीफ़ी कॉल्स और कलमात का ढेर इकट्ठा करती रही हूँ, सालिया ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। अलीज़ा ने सर उठाए बगैर सिर्फ नज़र उठाकर उसे देखा। वो बोलती जा रही थी, हालांकि मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि इस आर्टिकल में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारा काम तो ज़ैनुल आबिदीन का है। मैंने तो सिर्फ 1-2 घंटे बैठकर उसकी दी गई मालूमात पर वो आर्टिकल लिख दिया। अलीज़ा ने एक गहरी सांस लेकर अपने सामने पड़ी फाइल बंद करके एक तरफ सरका दी। सालिहा अब भी बोल रही थी, अगर असल क्रेडिट किसी को जाता है तो वो ज़ैनुल आबिदीन को जाता है, मगर तुम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, उसने खुद भी फ़ोन करके मुझे इतना अच्छा आर्टिकल लिखने पर सराहा है। सालिहा ने ज़ैनुल आबिदीन की तारीफ़ की। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि आदमी के पास अलादीन का चिराग है, वरना जिस तरह की मालूमात उसके पास इस आसानी से पहुंच जाती हैं, वो कभी किसी दूसरे के पास नहीं पहुंच सकती। वो अपनी कुर्सी को झुलाते हुए तहसीन आमेज़ अंदाज में बोली, तुम्हें पता है अलीज़ा, उमर जहांगीर और रज़ी महमूद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। बात करते करते अचानक सालिहा को जैसे कुछ याद आया। मुझे कैसे पता हो सकता है, अलीज़ा ने मध्यम आवाज़ में कहा। हाँ वाकई, तुम्हें कैसे पता हो सकता है। बहरहाल मुझे ये खबर भी ज़ैनुल आबिदीन ने दी है। तुम खुद सोचो कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा इस आर्टिकल का और मेरा, कि एक आर्टिकल की वजह से मजबूर होकर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। सालिहा के लहजे में जोश था, और वो भी उमर जहांगीर और रज़ी महमूद जैसे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से 2 के खिलाफ। तसव्वुर करो। अलीज़ा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। सालिहा को अभी इस न्यूज़पेपर को ज्वाइन किए 2-3 माह ही हुए थे। इससे पहले वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, मगर अब उसने अलीज़ा के अखबार को ज्वाइन कर लिया था, और पहले दिन से ही अलीज़ा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थीं। न अलीज़ा ने कभी अपने अंकल्स और कज़न्स के बारे में वहाँ किसी को बताया था, न ही सालिहा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी के बारे में बात की थी। और अब वो अलीज़ा को उमर जहांगीर और उसके ख़ानदान के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। उमर जहांगीर के ख़ानदान को बदमाशों का टोला समझा जाता है। लीज़ा का चेहरा सालिया के तबसरे पर सुर्ख हो गया। सालिया हमेशा बेलाग किस्म के तबसरे किया करती थी। इससे पहले उसके ऐसे किसी तबसरे ने अलीज़ा को कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि ऐसे तबसरे का ताल्लुक उससे नहीं था। मगर अब वो बराह रास्त उसके ख़ानदान की बात कर रही थी, और अलीज़ा सुनने पर मजबूर थी। मैं तो हैरान हो गई ज़ैनुल आबिदीन से उसके ख़ानदान के बारे में सुनकर। किसी दूसरे मुल्क में ये लोग होते तो 150 साल की कैद काट रहे होते, बीवी बच्चों समेत। मगर उनकी खुशकिस्मती है कि ये पाकिस्तान में है और लैंड ऑफ द प्योर में गुलछरे उड़ा रहे हैं। सालिहा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, और उनके असर रसूख का ये अलम है कि आज कहीं उस फैमिली के हवाले से तारुफ करवाया जाए तो रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। समझ नहीं आता ऐसे सिस्टम पर हंसा जाए या रोया जाए। अलीज़ा चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। तुम्हें पता है पिछले साल उन लोगों ने मेरे अंकल और उनके ख़ानदान के साथ क्या किया? सालिहा ने दूसरा किस्सा शुरू किया। मेरे अंकल के बेटे को एक झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अलीज़ा का सांस यकदम रुक गया। मेरे अंकल के बेटे और उनके 3 दोस्तों को। अलीज़ा को लगा उसकी खामोशी अब कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। एक ये उमर जहांगीर था, एक उसका कज़न था अब्बास हैदर, अभी 1 साल के बाद बाहर आया है, लाहौर में पोस्टिंग मिली है। इन दोनों ने मेरे कज़न को उसके घर से उठवाकर कत्ल कर दिया। तुमने पढ़ी होगी ये खबर, जस्टिस नियाज़ का नाम भी सुना होगा। वो अब अलीज़ा से पूछ रही थी। अलीज़ा सर नहीं हिला सकी, और इस पर वो उसके दोस्तों पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि इन चारों ने किसी घर पर डाका डाला था और वहाँ से फरार होते हुए पुलिस के साथ मुकाबले में मार दिए गए थे। सालिहा अब गुस्से के आलम में बोल रही थी, मगर ये सब झूठ था। उनमें से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं था। उस रात पुलिस चोरों की तरह रात को उन्हें उनके घर से उठाकर ले गई और कत्ल कर दिया। अलीज़ा ने टेबल पर हाथ रखकर अपने हाथों की लर्जिश को छुपाया। मेरा कज़न एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, और इन लोगों ने उस तरह उसे रात घर से ले जाकर मार दिया। बाद में मेरे अंकल ने तो बहुत हंगामा किया। अब्बास हैदर के बाप को इस्लामाबाद से आना पड़ा, माफ़िया मांगता रहा कि ऐसा गलती से हो गया, मगर बाद में यकदम
गिरगिट की तरह रंग बदल कर कहने लगा कि मेरे कज़न और उसके दोस्तों ने उसकी किसी भांजी को रेप किया और उसके घर पर फायरिंग की। मेरे अंकल को तो हक्का बक्का हो गए इस इल्ज़ाम पर। उनके तो वहम गुमान भी नहीं था कि ये लोग खुद को बचाने के लिए उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर तक उन लोगों की हिमायत कर रहा था। सालिहा सुर्ख चेहरे के साथ बोलती जा रही थी और अलीज़ा का दिमाग माउफ हो रहा था। ज़बरदस्ती मजबूर कर दिया मेरे अंकल को सेटलमेंट करने पर। तुम अंदाज़ा कर सकती हो ये लोग खुद को बचाने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। सालिहा की आवाज़ में नफरत थी। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? अलीज़ा अपने हवास बहाल करने की कोशिश में थी। किसने बताया था? जाहिर है अंकल ने बताया। हमने तो मजबूर किया था उन्हें कि ये सब कुछ प्रेस तक ले जाएं, कोर्ट में केस करें, मगर वो तैयार नहीं हुए। तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाई कोर्ट का एक जज पुलिस और उन लोगों से खौफजदा था और वो लोग उसे और उसके ख़ानदान को मज़ीद तंग करेंगे। वो जज किसी दूसरे शख्स को क्या इंसाफ देगा जो अपने लिए इंसाफ ना मांग सकता हो। वो कहती गई। इन लोगों ने खुद ये कहा था कि उनकी भांजी अलीज़ा को तो जैसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, खुद कहा था। पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी को इस मामले का पता है। सालिहा ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अलीज़ा बड़बड़ाई। मुझे भी यकीन नहीं आया था, मगर फिर यकीन करना पड़ा, सालिहा ने उसकी बड़बड़ाहट के जवाब में कहा। अलीज़ा का सर चकरा रहा था। तुम्हारे अंकल ने इन लोगों के घर पर हमला नहीं करवाया था? वो जर्द चेहरे के साथ सालिहा से पूछ रही थी। मेरे अंकल कैसे हमला करवा सकते थे जब उन्हें ये पता ही नहीं था कि इस सारे मामले में वो किसी लड़की को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो तो खुद हैरान हो गए थे उनका ये इल्ज़ाम सुनकर। वो फिर ये भी वो लड़की इस्लामाबाद के जहनी मरीजों के किसी क्लिनिक में ज़ेरे इलाज थी। इस वाक़े के बाद सालिया ने कहा। इस्लामाबाद जहनी मरीजों का क्लिनिक? वो एक बार फिर खालिउल जहनी के आलम में बड़बड़ाई। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि इस हादसे के बाद उस लड़की की ज़हनी हालत ख़राब हो गई थी और उन्होंने उसे इस्लामाबाद के किसी क्लिनिक में एडमिट करवाया था। झूठ, सब झूठ, सालिया ने हाथ को झटकते हुए कहा। फिर अचानक उसकी नज़र अलीज़ा के चेहरे पर पड़ी और वो ठिठक गई। तुम्हें क्या हुआ? अलीज़ा ने उसकी तरफ देखा। मुझे मुझे कुछ भी नहीं, अलीज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी वो इस कोशिश में नाकाम रही होगी। मैं बस घर जाने को सोच रही हूँ। उसने माफ होते हुए जहन के साथ टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की। वो अब सालिहा से नज़रें चुरा रही थी। सालिहा ने उसकी बात पर वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई और फिर कुछ हैरानी से उसे देखा। अभी तो ऑफिस आवर्स ख़त्म नहीं हुए, तुम आज जल्दी जा रही हो? हाँ, मैंने एडिटर को बता दिया है, मैं आज जल्दी घर जाना चाहती हूँ। वो अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हो गई और अपनी दराज खोलकर बाकी मानदा चीज़ें उसमें रखने लगी। सालिहा भी उठ खड़ी हुई। चलो ठीक है, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। आ रही हो ना कल? उसने कमरे से निकलते निकलते अलीज़ा से पूछा। हाँ, शायद, पता नहीं, हो सकता है ना ही आऊँ या फिर लेट आऊँगी। अलीज़ा उलझे हुए अंदाज में अपनी मेज़ की दराज लॉक करने लगी। फ़ोन कर देना, मुझे कल आर्टिकल्स कौंसल जाना है। तुम्हें याद है, अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं समीन के साथ चली जाऊँगी। सालिहा ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। तुम समीन के साथ चली जाना, मैं अगर आ भी गई तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगी, अलीज़ा ने पेश की माजरत करते हुए कहा। ठीक है, फिर आज ही समीन को इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये ना हो कल वो भी ना आए, सालिया ने ऑफिस से निकलते हुए कहा।